एक लाश की कटी हुई जांघें और उन जांघों में सड़न शुरू हो चुकी थी। जाहिर था कि कत्ल को छुपाने का प्रयास हो रहा था और शव के टुकड़े ये सोचकर किए गए थे कि शायद ये कभी किसी के हाथ ही नहीं लगेंगे। लेकिन दोनों जांघें अब पुलिस की कस्टडी में थी। किस लाश की थी ये जांघें? कौन था पीड़ित, कौन था कातिल और क्या थी इस कत्ल की कहानी? तूफानी समंदर की लहरों की तरह इस केस के उतार चढ़ाव ने भी इन्वेस्टिगेशन की नाव को काफी डोलाया। बॉडी पार्ट्स हैं, जांघें मालूम होती हैं। लगता है किसी ने लाश के टुकड़े टुकड़े करके बिखेर दिया है। सर विट्ठल शिंदे और नाइक को सर्च पर लगा दिया है, पूरा एरिया छान रहा है। सर यहाँ पर समुद्र का पानी आता है हाई टाइड में, हो सकता है ये टुकड़े उसमें बहकर यहाँ आए होंगे। मशवरों से भी बात की है समुद्र में लुकआउट के लिए। समंदर बहुत बड़ा है विश्वास। सर शिवखेड़ की पूरी खाड़ी छान मारी, अब तक कुछ नहीं मिला। तो ढूंढो और ढूंढो, तब तक ढूंढो जब तक कुछ मिल ना जाए। अगर जांघें काट के लाश से अलग की हैं तो बाकी के टुकड़े भी जरूर कहीं ना कहीं फेंके होंगे। सर हो सकता है कि लाश के अलग अलग टुकड़े जरूर किए हों, लेकिन फेंका सबको समंदर में। हो सकता है विश्वास, समंदर जांघों को हम तक लेके आया है तो सर हाथ धड़ कहीं और किसी न किसी किनारे पर जरूर पहुंचाए होंगे। एक काम करो, आसपास के समुद्र तट से लगकर जितने भी पुलिस स्टेशन और मछुआरों के यूनियंस हैं सबको रेड अलर्ट पे रखो और कोस्ट गार्ड को भी इन्फॉर्म करो। सर शिवखेड़ की खाड़ी में एक लाश की दोनों जांघें मिली हैं। सारे पुलिस स्टेशन को इत्तला किया जा रहा है कि उनके इलाके में इस लाश के बाकी के टुकड़े मिलने की संभावना है और हर मुमकिन एरिया पर सर्च पार्टी भेजी जाए। अंदाजन कितना टाइम लगेगा डॉक्टर? मैं अंदाज़ा भी नहीं बता सकता कि कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर। फॉरेंसिक मामला है, वो लोग ही शायद आपको एक रफ टाइमलाइन दे सके, लेकिन एक बात तो है, वक्त लगेगा काफ़ी। थैंक यू डॉक्टर। सर 48 घंटे हो चुके हैं लाश के टुकड़ों को मिलकर। हमारी टीम के अलावा 7 और पुलिस स्टेशन के एरिया में दिन रात सर्च हुई, लेकिन कुछ नहीं निकला। इन 7 पुलिस स्टेशन से मिसिंग कंप्लेंट्स मंगवाओ। सर ये जांघें हमें 18 अप्रैल को मिली थी, तो 11 अप्रैल से 18 अप्रैल तक के मिसिंग कंप्लेंट्स मंगवाता हूँ। ओके। सर 11 से 18 अप्रैल तक की ये मिसिंग कंप्लेंट्स हैं। सुरेश धुरी, पुरुष, उम्र 45 साल, मिरोशी पुलिस स्टेशन का केस है। इसके बेटे जतिन धुरी ने 16 अप्रैल को इसकी मिसिंग कंप्लेंट लिखवाई। दूसरा केस है अनीता कदम, महिला, उम्र 32 साल। इसके पति शरद कदम ने 17 अप्रैल को इसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज करवाई। और सर तीसरा केस है उमेश भोयर, पुरुष, 26 साल। सर ये अपने पालघर पुलिस स्टेशन का केस है। अपना केस है? अपना कांस्टेबल जगताप इसको देख रहा है। जगताप को बुलाओ। ये उमेश भोयर का क्या केस है? सर उमेश के आई बाबा आए थे 17 अप्रैल को शिकायत दर्ज कराने। मेरा बेटा उमेश कल रात से घर नहीं आया। कहाँ काम करते हैं? पालघर कंटेनर यार्ड में हेल्पर है साहब। साहब मैं पालघर कंटेनर यार्ड गया था पूछताछ करने के लिए। वहाँ बोले उमेश भोयर 16 अप्रैल को ड्यूटी पर आया था, पर उसके बाद कहाँ गया मालूम नहीं। उसके फ़ोन रिकॉर्ड्स? सर 16 की रात को स्विच ऑफ हो गया। आखिरी कॉल अपने दोस्त राशिद अनवर को किया उसने। ये राशिद क्या बोला? साहब मैं राशिद अनवर और उसके बाकी दोस्त दानिश अजीज और गुरु दावने से मिला। वो बोले थे उमेश भोयर अच्छा लड़का है, कोई लफड़ा वगैरह नहीं, पर एक लोचा है शायद।
क्या लोचा? साहब उसके सारे दोस्त गंजेड़ी हैं और वो बोल रहे थे कि उमेश भोईर भी गंजेड़ी था। हाँ साहब, हम लोगों का तो रोज़ रात को मिलना होता है साहब, लेकिन उमेश नहीं था साहब। उमेश ने 7:25 पे आखिरी कॉल किया था अपने फ़ोन से, और फ़ोन तुम्हें किया था राशिद अनवर। फ़ोन मेरे को किया था, लेकिन वो नहीं आएगा ये बोला था। ये दानिश। हाँ साहब, आप उन लोगों को लगा वो किसी काम में अटक गया होगा। कोई आपस का झगड़ा तुम लोग के बीच? अपन लोग सब बचपन से साथ में, वो थोड़ा बहुत 19-20 तो चलता है, लेकिन अपन लोग का बहुत सॉलिड जमता है साहब। अपन लोग दोस्त हैं एकदम बराबर हाँ बोलता साहब। हाँ, हम लोग दोस्त हैं सब। साहब मैंने तीनों की स्टेटमेंट चेक की है, कोई गड़बड़ नहीं है। वो 16 की रात की बात थी और आज 21 अप्रैल है। पता करो ये उमेश घर तो नहीं लौटा? जी साहब। हेलो। कांस्टेबल जगताप बोल रहा हूँ पालघर पुलिस स्टेशन से। हाँ हाँ साहब, क्या हुआ, कुछ पता चला हमारे उमेश का? मैं आपसे ही पूछने जा रहा था, कुछ खबर उमेश की? हमें कहाँ से खबर मिलेगी साहब, आप लोग ही माई बाप हो, जो कुछ करोगे आप लोग ही करोगे। ठीक है, हम बताएंगे आपको अगर कुछ पता चला तो। क्या बोले? हम ही से पूछ रहे हैं पुलिस वाले, कोई खबर है क्या? विश्वास, ये उमेश भोईर गंजेड़ी के बारे में सारी जानकारी हासिल करो। कांस्टेबल जगताप की टीम काम पर लग गई है सर। गुड। और ये जो बाकी के 2 मिसिंग केसेस हैं, अनीता कदम और सुरेश धोरी, इनके बारे में भी सारी जानकारी निकलवाओ। सर हम ह्यूमन थाइज को एनालाइज कर रहे हैं इंस्पेक्टर, बट आई एम सॉरी, मैं आपको टाइम फ्रेम नहीं बता पाऊंगा। मिस्टर श्याम, आपकी रिपोर्ट आने के बाद ही सही मायने में हमारा केस किक स्टार्ट होगा। उससे पहले तो हम अंधेरे में तीर चलाते रहेंगे। मैं समझ सकता हूं सर, बट हमारी भी मजबूरी है। देखिए, बहुत सारे केसेस पेंडिंग हैं और सारे केसेस आपके केस की तरह इंपॉर्टेंट। मैं आपको इतना प्रॉमिस करता हूं कि मैं डबल स्पीड में काम करूंगा, बट इस वक्त टाइमलाइन बताना बहुत मुश्किल है। शरद कदम। हाँ मैं ही हूँ साहब। तुमने अपनी पत्नी अनीता कदम की मिसिंग कंप्लेंट करवाई थी। अब मेरे को नहीं चाहिए वापस वो, मेरे को पता करने का साहब कि किसके साथ भाग के गई हो, किधर गई, क्यों गई, मालूम नहीं साहब मेरे को। साहब तकलीफ उसको भी होना मांगता है ना साहब। घर पर और कोई है? खुद की कोख से पैदा हुआ सिक्का ही खोटा हो तो दुनिया पे क्या उंगली उठाना साहब। मेरा बेटा तो शराब में डूबा हुआ था, लेकिन मेरे बहू का दम घुट रहा था। चली गई उसे छोड़ के। कुछ तो कहा होगा आपसे? कुछ नहीं, सिर्फ थैली ली और कांदे बटाटे लेने जा रही हूँ कहा मुझसे। गई जो गई, वापस आई ही नहीं। आई, बटाटे खत्म हो गए, कांदे भी 2 ही 3 बचे हैं, मैं लेके आती। क्या करती बेचारी, ना औलाद का सुख ना पति का प्यार। घर ही नहीं रहा साहब हमारा, कैसे रहती उसके साथ। सारा दोष मेरे बेटे शरद का है। हाँ, कहीं अपने मायके तो नहीं गई? नहीं, फोन करके पूछा मैंने मेरे समधन को, उसकी भी हालत बहुत खराब है। हाँ साहब, ये मेरे बाबा है, सुरेश धुरी। मैंने कंप्लेंट लिखाई थी मिरोशी पुलिस स्टेशन में। कब से गायब है? 16 अप्रैल को। कोई परेशानी थी? साहब, हम गरीब हैं, परेशानी तो साई की तरह हमारे पीछे पड़ी रहती है। खेत में उपज नहीं तो सारी गलती मेरी। कोलू के बैलों से ज्यादा मैं पिसा हूं। अरे जमीन जहरीली हुई, 2 बूंद बारिश नहीं हुई तो मैं क्या करूं? किसी को पड़ी है? नहीं, सब मेरे नाम पर चिल्लाते हैं, मेरा गला दबाते हैं, और तुम दोनों भी। सर पे कर्जा था? सिर्फ सर पे नहीं साहब, सब कुछ कर्ज में डूबा था। एक तरफ बैंक वालों की तकलीफ, दूसरी तरफ साहूकार वाले लोग हर साल फसल के नाम पे हम सिर्फ मजाक काटते थे।
मैं खुद 12वीं पास हूँ साहब, पर पूरे इलाके में ढंग की नौकरी नहीं मिलती, सबका पारा चढ़ा हुआ रहता है। इससे पहले ऐसे बिना बताए कभी गए हैं? नहीं साहब, वो दिन तो वो खेत पे भी नहीं गए, पता नहीं कहाँ चले गए साहब। सर अनीता कदम अपने पियक्कड़ पति शरद की वजह से घर छोड़कर गई, ऐसा उसकी सास का कहना है। उसकी माँ अपने बेटे शरद का बचाव तो नहीं कर रही है? लगता नहीं है सर, इतना पीता है वो, किसी को मारने की ताकत नहीं है उसमें, और लाश के टुकड़े वगैरह करना तो इम्पॉसिबल। सुरेश धुरी भी अपने इलाके के हजारों किसानों की तरह कर्ज में डूबा था सर। कहीं साहूकारों के दबाव में आके सुसाइड तो नहीं किया? सर मैंने साहूकारों और बैंक के रिकवरी एजेंट से बात की, ऐसा कोई दबाव नहीं बनाया उन्होंने। और सुसाइड किया भी हो तो ये जांघें उसकी नहीं हो सकती, क्योंकि हम एक मर्डर केस से निपट रहे हैं। सर फॉरेंसिक रिपोर्ट भी अब तक आई नहीं है। फॉरेंसिक रिपोर्ट अगर अनीता कदम, सुरेश धुरी या उमेश भोयर इन तीनों में से किसी एक की तरफ इशारा करती है तो हमारा गुड लक, और अगर नहीं करती है तो हमें इन तीनों के परे कोई चौथा एंगल देखना होगा। एक काम करो, अपने डिस्ट्रिक्ट के बाहर के जो पुलिस स्टेशन हैं उन सबकी मिसिंग कंप्लेंट चेक करो, पुरानी मिसिंग कंप्लेंट्स भी चेक करो, हो सकता है कहीं दूर किसी को कोई दूसरा बॉडी पार्ट मिला हो। 3 मिसिंग कंप्लेंट्स के दायरे से निकलकर अब महीनों पहले के मिसिंग केसेस भी इन्वेस्टिगेट किए गए। आसपास के कई पुलिस स्टेशन इस इन्वेस्टिगेशन में भागीदार बन गए, लेकिन इस सब के बावजूद भी पुलिस इन कटी हुई जांघों का रहस्य सुलझा नहीं पा रही थी। फोरेंसिक लैब की रिपोर्ट अभी भी पेंडिंग थी। उतने में पुलिस ने एक नई लाइन ऑफ इन्वेस्टिगेशन को अपनाया, और दरअसल इसी की वजह से इस केस में सुरागों का खाता खुला। सर जिसकी जांघें हमें मिली हैं, हो सकता है कि उसकी मिसिंग कंप्लेंट दर्ज ही ना हुई हो। मतलब जिसका कोई आगे पीछे है नहीं? करेक्ट सर। हमें कटी हुई जांघें शिवखेड़ की खाड़ी की झाड़ियों से मिली, यहाँ से, तो हो सकता है किसी ने उन्हें यहाँ से फेंका हो, या फिर यहाँ से, या फिर यहाँ समंदर से। एक काम करो, इस सारे इलाके में अपने खबरियों को एक्टिवेट करो, उन्हें कहो उन लोगों का पता लगाएं जो मिसिंग तो हैं लेकिन मिसिंग कंप्लेंट्स दर्ज नहीं हुई हैं। सर साहब आपका निशाना एकदम सही जगह पे लगा है। अपने वान गांव के कंसोरी गांव की एक लेडीज़ है, मैरिड लेडीज़ है साहब, मीनाक्षी लोखंडे। साहब वो मिसिंग है, लेकिन उसके हस्बैंड ने कोई कंप्लेन नहीं लिखाया है। पति का नाम क्या है? नीलेश लोखंडे नाम है साहब, इधर एक छोटी सी फैक्ट्री में काम करता है। और ये मीनाक्षी लोखंडे कब से मिसिंग है? साहब ये गाँव वाले बता रहे थे कुछ 3-1 महीने से मिसिंग है। 3 महीने? हो साहब, और ये नीलेश एकदम मज़े में रह रहा है, ना कोई कंप्लेन ना कोई टेंशन, एकदम बिंदास साहब। नीलेश, वो पुलिस आए हैं। क्यों? मीनाक्षी के बारे में पूछ रहे हैं। कुछ मत बताना, मैं अभी आता हूँ। अच्छा नीलेश आ रहा है। बेटा जाओ बाहर जाके खेलो। मीनाक्षी, मीनाक्षी 3 महीने से गायब है, लेकिन तुम उसे ढूंढ नहीं रहे हो। इसका मतलब है तुम्हें पता है वो कहाँ है? नहीं सर, मैं नहीं जानता। मैं ढूंढ इसलिए नहीं रहा हूं, वो और मैं पहले से एक दूसरे को खो चुके हैं, अब कोई मतलब नहीं उसे ढूंढने का। मैं खुश हूं बच्चों के साथ। वो तुमसे ना खुश थी? मैं खुश नहीं था उससे, शर्म के मारे गर्दन झुक जाती थी मेरी। ऐसा भी क्या शर्मनाक काम करती थी तुम्हारी बीवी? लत लग गई थी उसे। कैसी लत? मेरी पत्नी को मर्दों की लत लग गई थी। हर हफ्ते कोई नया, मुझसे पेट ही नहीं भरता था उसका। नाम जानकर क्या करोगे? कुछ करोगे? सच में कुछ करोगे? दिगंबर नाम है ना उसका। चलो अच्छा है, नाम जान लिया तो ये भी जान लिया होगा कि उसमें ऐसा क्या है जो तुम में नहीं है। क्या नहीं करता हूं तुम्हारे लिए? अच्छा कमाता हूं, सारे पैसे तुम्हारे हाथ में देता हूं, 2 प्यारे बच्चे अपने, उन्हें छोड़कर तुम अलग अलग मर्दों के साथ घूमती फिरती हो और पता नहीं क्या क्या करती हो। यही तो रोना है,
कि तुम्हें पता नहीं कि क्या करती हूँ या फिर कैसे किया जाता। मीनाक्षी क्या चाहिए तुम्हें? 2 बच्चे और हाथ में तनख्वाह देने से एक औरत की जरूरत पूरी नहीं होती। एक असली औरत को असली मर्द ही चाहिए जो उसकी हर जरूरत पूरी कर सके। अब इससे ज्यादा और तुम्हें क्या समझाऊं? तेरे हिसाब से मैं असली मर्द नहीं हूं? दिगंबर असली मर्द है? हाँ? मैं तो डर गई। सामने से बोलती थी तुम नामर्द हो, खुश नहीं कर सकते हो मुझे। ऐसे औरत के साथ कोई क्या करेगा? मार डालेगा जान से। मेरे 2 छोटे बच्चे हैं सर। मैं तो पहले से बाप के साथ साथ माँ का भी काम करता आया हूं, अब तो पूरी तरह करता हूं। मीनाक्षी गई कहाँ है? गांव में कोई एक प्रेमी हो तो बताओ। ये दिगंबर कौन है? दिगंबर माने का नाम काफी लोग लेते थे मीनाक्षी के साथ। कहाँ मिलेगा? मीनाक्षी के मायके जाके पूछिए, पुराना याराना था उनका। सर ये नीलेश लोखंडे आदमी तो सीधा लगता है, पर विश्वास ऐसा कहीं लिखा तो नहीं है कि सीधा आदमी झूठ नहीं बोल सकता या मर्डर नहीं कर सकता। हो सकता है 3 महीने तक उसके अंदर चिंगारी सुलगती रही हो और एक दिन उसने जाकर भड़ास निकाल दी, मार डाला मीनाक्षी को। मीनाक्षी लोखंडे कहां थी? क्या वो कटी हुई जांघें मीनाक्षी की थी? लेकिन मीनाक्षी अपने पति नीलेश का घर 3 महीने पहले छोड़ चुकी थी। पुलिस अब अपनी पूरी ताकत लगाकर मीनाक्षी को ट्रेस करने में लग गई। आखिरकार मीनाक्षी के साथ हुआ क्या था? जी मीनाक्षी का मायका यही है? बाप हूँ मैं उसका। बोलिए कहाँ है आपकी बेटी? मीनाक्षी हम जैसे नहीं थी, अलग थी, वो गलत थी। नीलेश जैसा आदमी उसे कभी नहीं मिलेगा। वो तो ठीक है, पर इस वक्त मीनाक्षी है कहाँ? हमें नहीं पता और हम जानना भी नहीं चाहते। नीलेश का घर छोड़ने के बाद मीनाक्षी आई थी यहाँ? एक दिन के लिए अपना काला मुंह लेकर बैठी थी यहाँ। मीनाक्षी बड़े दिल वाला है नीलेश, तेरी सारी करतूतों को माफ कर देगा। वापस चले जाओ उसके पास। अरे आई, क्या करने का ऐसे बड़े दिल वाले का जो मेरे छोटे छोटे अरमान भी पूरे नहीं कर सकता। अरे लानत है तेरे अरमानों पर, जिसमें ना तो तेरे पति शामिल है और ना ही तेरे बच्चे। उनका तो ख्याल कर, कम से कम उनके बारे में तो कुछ सोच। मुझे पूरी जिंदगी में जितना सोचना था ना, मैंने पिछले कुछ दिनों में सोच लिया है। बस अब मैंने सोचा है कि मैं अपने मन की ही करूंगी, ना किसी से डरूंगी और ना ही किसी से कुछ पूछूंगी। एक दिन के लिए आई थी यहाँ पर, आप दोनों का इतना सारा प्यार मिला कि अब पूरी जिंदगी यहाँ आने की जरूरत नहीं पड़ेगी मुझे। मीनाक्षी कहाँ गई वो बैग लेकर? उसी से पूछिए, दिगंबर माने से। कहाँ रहता है दिगंबर? यही देऊर में। सर दिगंबर का घर लोकेट हुआ, एक कांस्टेबल को वहां पर तैनात किया है। वो कह रहा है कि घर पर ताला है और काफी दिनों से ताला है। सर पड़ोसी कह रहे हैं कि 2.5 महीने से ताला लगा हुआ है यहाँ पे। मीनाक्षी आई थी यहाँ रहने? साहब नाम तो नहीं पता, पर 3 महीने पहले एक औरत आई तो थी दिगंबर के साथ यहाँ रहने।
साहब यही है, पर ये तो किसी और की पत्नी है। कहाँ गए ये दोनों, मीनाक्षी और दिगंबर? अब मुझे कैसे पता होगा साहब, बस इतना बता सकती हूँ कि दिगंबर यहाँ पास में एक फैक्ट्री में सर्विस करता था। विश्वास, ताला तोड़वा दो। यहाँ कुछ तो जलाया गया है, यहाँ कुछ पक रहा था विश्वास, यहाँ कुछ तो गलत हुआ है। सर, आप सही कह रहे थे, 2.5 महीने पहले यहाँ काफी कुछ पक रहा था। पक तो रहा था लेकिन खाया नहीं गया, पकी चीज जल गई। तुम दावे के साथ कह सकती हो कि ये घर 2.5 महीने से बंद था, यहाँ कोई आया गया नहीं? साहब अगर दिगंबर यहाँ आया होता तो मुझे पता चल जाता, मैं पूरे टाइम घर पर ही रहती हूँ। ये दिगंबर मिलेगा कहाँ? साहब वो जिस फैक्ट्री में काम करता है, गणेश मिस्त्री, वहाँ से भी उसके बारे में पता नहीं चलेगा, क्योंकि कुछ दिन पहले एक आदमी आया था उसके बारे में पूछते पूछते। तुम्हें कुछ तो पता होगा, उसके कोई रिश्तेदार, उसका कोई दोस्त? माँ बाप दिवासी पालघर में रहते हैं। पर विश्वास, हमें तो मालूम तक नहीं है कि दिगंबर दिखता कैसा है। सर, गणेश फिशरी की फाइल्स में उसकी फोटो जरूर होगी। तो ऐसा दिखता है दिगंबर माने? सर, बात समझ में नहीं आ रही। 2.5 महीने पहले दिगंबर और मीनाक्षी दोनों यहाँ से गायब, और दोनों अब तक गायब हैं। विश्वास, मुझे लगता है हम एक नहीं 2 मर्डर सुलझाने वाले हैं। सर, आपको लगता है इस नीलेश ने? हाँ, बिल्कुल हो सकता है। नीलेश ने दोनों का मर्डर किया और बॉडीज को काट के अलग अलग जगह फेंक दिया। कई मिसिंग कंप्लेंट्स को फॉलो अप करने के बाद अब वो एक औरत को खोज रहे थे जिसका नाम था मीनाक्षी लोखंडे, और जिसका आता पता एक राज था। मीनाक्षी के चोट खाए पति नीलेश लोखंडे को लग रहा था कि मीनाक्षी अपने एक प्रेमी दिगंबर माने के साथ कहीं भाग गई है। अब सवाल यह उठ रहा था कि क्या यह केस वाकई एक जेलस पति द्वारा हत्या का केस था, या फिर इस केस की हकीकत बिल्कुल ही अलग थी। ये दिगंबर का घर है? जी साहब, मैं दिगंबर की आई हूँ। इस लड़की को पहचानती हैं आप? नहीं साहब, बात क्या है? दिगंबर आया था यहाँ करीब 2.5 महीने पहले दिगंबर यहाँ आया, बोला वहाँ वान गांव में काम नहीं करने वाला है, यहीं रहेगा, यहीं काम करेगा। दिगंबर यहाँ है? हाँ। दिगंबर! साहब, मुझे सच में नहीं पता मीनाक्षी कहाँ है। तुझे ये नहीं पता मीनाक्षी की लाश कहाँ है? अब तूने उसकी लाश के इतने टुकड़े करके यहाँ वहाँ फेंके तो याद कैसे होगा, है ना? साहब क्या बोल रहे हैं, मैं कुछ समझ नहीं पा रहा हूँ साहब। कोई बात नहीं, कोई बात। जब उल्टा लड़का के एक एक हड्डी तोड़ेंगे ना तेरी, तो सब अपने आप उगलेगा। विश्वास, जगताप, इतने दिनों की पूरी कसर निकाला। शुरुआत से बता। साहब, मीनाक्षी के साथ मेरी पुरानी पहचान थी। जब मैं
वानगांव में काम करने के लिए तब वो फिर से दिखी। फिर से हमारी दोस्ती शुरू हो गई। दोस्ती? चक्कर फिर से शुरू हो गया साहब। हम लोग उसके घर पे मिलने लगे। दिगंबर चल ना कहीं भाग चलते। 16 साल की थी तब अगर बोलती तो सोच भी लेता। अब तेरी शादी हो गई है, 2 बच्चों की माँ है, भागकर कहाँ जाएंगे? बच्चों को मैं संभाल लूंगी, लेकिन उस नीलेश के साथ ना सारी जिंदगी मैं नहीं रह सकती। क्यों? इसमें क्या कमी है? कुछ नहीं, बस उसमें ना तेरी वाली बात नहीं है। मेरी वाली बात वो तो कई सारे लोगों में है। अभी मेरे साथ भागेगी, फिर मेरे से भी उब जाएगी, फिर किसी और की बात में दम लगेगा, है ना? दिगंबर तू मुझ पे शक कर रहा है ना? शक ना करने का कोई कारण है? सब मैं कभी नहीं चाहता था कि वो अपने पति को, बच्चों को छोड़े। मतलब तो बिल कभी भरना ही नहीं चाहता था, फोकट में मजा मारना चाहता था बस, है ना? नहीं साहब, मैं बात को आगे बढ़ाना ही नहीं चाहता था। 3 महीने पहले बिना कुछ बताए वो सीधा मेरे घर आ गई। निवाला निगल लो और मेरे लिए भी खाना लगा दो, बहुत भूख लगी है। उसकी भूख भयंकर थी साहब, मिट्टी नहीं थी कभी। वहाँ वानगांव में नीलेश के साथ थी तब उसका दूसरे मर्दों के साथ कुछ ना कुछ चलता ही रहता था। यहाँ मेरे पास आई तो यहाँ पर भी उसने वही सब शुरू कर दिया। हर मर्द के साथ आंख लड़ाती। मैंने उसे कितनी बार बोला जा अपने बच्चों के पास जा, लेकिन वो नहीं मानी। सच कहता हूँ साहब, मेरा कोई प्रेम वेम नहीं था और ना ही उसका था। ना तो मैं उसके साथ शादी करना चाहता था और ना ही वो करना चाहती थी। उसे बस यहाँ रहना था और अपनी मर्जी का करना था, और जो कि मुझे मंजूर नहीं था। और एक दिन मीनाक्षी, आज रात को ही तुम तुम्हारा सामान बांध के रखना। कल सुबह होते ही मैं तुम्हें तुम्हारे घर छोड़ दूंगा। क्यों? क्योंकि तुम मुझे यहाँ पर नहीं चाहिए, इसलिए। क्यों? क्या क्यों क्यों लगा रखा है? मैं तुमसे शादी वादी करने वाला तो हूँ नहीं। पलटी मार रहे हो? मैंने अपना घर, अपने बच्चे सब कुछ छोड़ दिया। क्यों? क्योंकि तूने कहा कि तू मुझसे शादी करेगा। छोटी, मैंने तुमसे कब कहा मैं तुमसे शादी करूंगा? हर चीज बोलने से नहीं समझी जाती है दिगंबर। तूने मुझे अपने प्यार का वास्ता दिया, मेरे साथ प्यार के संबंध बनाए, और मैंने अपना घर छोड़ दिया, बच्चे छोड़ दिए, पति छोड़ दिया। इसका मतलब तो यही समझा जाता है ना दिगंबर कि तू मुझसे शादी करेगा। प्यार, शादी, ये शब्द ना तुम्हारे मुंह से अच्छे नहीं लगते। तुम्हें सिर्फ तन की भूख पता है। शादीशुदा होने के बावजूद गैर मर्दों से तुम उसे मिटाती रहती हो, और ये गंदगी तुमने यहाँ पर भी शुरू कर दी। मुझे सब पता है, समझी? शादी कर ले मुझसे दिगंबर, सब बंद हो जाएगा। बोलना कब कर रहा है मुझसे शादी? आइंदा कभी मुझ पर हाथ उठाया तो जिंदगी भर भूलेगा नहीं मुझे। सीधे जाऊंगी पुलिस स्टेशन और लिखाऊंगी रपट, कहूंगी कि तुमने मुझे अपने प्यार में फंसाया। फिर देखना, पुलिस को भी मेरी ही बात पे विश्वास होएगा। इसे लेने के देने पड़ेंगे ना, कि भीख मांगोगे मुझसे शादी करने के लिए, समझे? मीनाक्षी,
घुटन हो रही थी साहब उसके साथ। गुस्से में मैंने क्या कर दिया कुछ समझ में नहीं आया, बस कर दिया। और फिर तूने मीनाक्षी की लाश के टुकड़े टुकड़े कर दिए और पूरे इलाके में बिखेर दिए, ये समझ करके हम तक तो कभी पहुंचेंगे नहीं, है ना? क्या 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 साहब? मीनाक्षी की लाश को ठिकाने नहीं लगा? लगा ना साहब, मैं कहाँ इनकार कर रहा हूँ साहब, लेकिन मैंने मीनाक्षी की एक उंगली तक नहीं काटी साहब, सच में। लाश को जंगल में फेंक दिया, सोचा जानवर खा जाएंगे। उसके बाद मैं वापस अपने घर लौटा ही नहीं, सीधा अपने गांव चला गया, दिवाशी आई के पास। इधर साहब, मैंने लाश यहाँ से नीचे फेंक दी थी। साहब, बोनी सर, औरत की बॉडी है, काफी बुरी हालत में, बॉडी पार्ट्स भी मिसिंग। औरत की लाश है, एज अर्ली 30s। ज्वेलरी और कपड़े आप आइडेंटिफिकेशन के लिए यूज कर सकते हैं। ये वही हो सकती है जिसके थाइस मिले थे हमें? नो। क्यों? इस लाश के भी बॉडी पार्ट्स मिसिंग हैं। मिसिंग नहीं है, खा लिए गए हैं। इस औरत की बॉडी को जंगली जानवरों ने जगह जगह से खा लिया है, थाइस भी। इंस्पेक्टर, शायद ये वो लाश नहीं है जिसकी आपको तलाश है, लेकिन फॉरेंसिक रिपोर्ट आने तक मैं 100% कुछ भी नहीं कह सकता। ये मीनाक्षी की साड़ी, ये जेवर शादी के वक्त बनाए थे। विश्वास, फॉरेंसिक लैब के साथ कांस्टेंट फॉलो अप करो, अपनी प्रोग्रेस उन्हें बताओ, प्रेशर डालो उन पर। सर, अब तक 3 बार फोन कर चुका हूँ। वैसे सर, अगर दिगंबर ने 2.5 महीने पहले मारा होता तो बॉडी का सड़ना लॉजिकल है, लेकिन जो जांघें हमें मिली हैं वो इतनी सड़ी हुई नहीं है। सर, एक खबर है सर, अनीता कदम और सुरेश धुरी वो दोनों अपने घर आ गए साहब। अनीता, कहाँ चले गए थे तू? आजा बेटा, आजा। बाबा, बाबा आप, बाबा कहाँ चले गए थे आप? नहीं कर पाया रे, हिम्मत ही नहीं हुई खुदकशी करने की। तुम दोनों को छोड़कर जाने का दिल ही नहीं किया। ऐसा कभी मत सोचना बाबा, हम दोनों साथ में मेहनत करेंगे और पूरा कर्जा उतारेंगे। चलो, 2 परिवारों को सुकून तो मिला, पर वो तीसरा उमेश दशरथ भोईर, उसका क्या हुआ? साहब, वो अभी तक लौटा नहीं है। क्या हमारी एक बार भी याद नहीं आती होगी उसे?
क्या ये गांजे का नशा इतना असर करता है? क्या पता निर्मला, पुलिस भी यही बोल रही थी कि वो उसे अभी तक ढूंढ नहीं पाई। साधु वाधु बन गया हो कहीं, कोई लड़की का चक्कर हो, कुछ भी हो, बस वो एक बार हमें बता दे ताकि हम ऐसे तिलमिल ना होते रहे। 1 महीने से ऊपर हो गया निर्मला, संदेशा भेजना होता तो अब तक भेज चुका होता। मुझे भी नहीं मालूम कि क्या हुआ है हमारे उमेश को। हमारे पास इस बात का कोई प्रूफ नहीं है कि जो जांघें हमें मिली थी वो उमेश की हैं या नहीं। हो सकता है अनीता और सुरेश की तरह वो भी घर लौट आए। हो सकता है सर, लेकिन इतना तो तय है कि एक शख्स का मर्डर हुआ है, लाश की जांघें काटकर अलग की गई और वो शख्स कभी अपने घर नहीं लौटा। और पूरे 1 महीने बाद भी हमारा ये केस ब्लाइंड का ब्लाइंड ही है। कटी हुई जांघों का रहस्य 7 महीने तक बना रहा। केस में कोई सुराग हाथ नहीं आया। मामला ज्यों का त्यों बना रहा और फिर पूरे 7 महीने बाद इस केस के इंजन को एक किक स्टार्ट मिला। बोलिए डॉक्टर श्याम। ऑफिसर, वो ह्यूमन थाइस की एनालिसिस हो चुकी। क्या रिपोर्ट आई है डॉक्टर? हमने एक डीएनए स्ट्रैंड को आइसोलेट करके उसे प्रिजर्व किया, जिसमें से हमें पता चला कि ये बॉडी पार्ट्स, ये थाइस किसी 25 से 28 साल के आदमी के हैं। डॉक्टर, आपकी फाइंडिंग्स कितनी एक्यूरेट है? वेल ऑफिसर, हमने इतना टाइम लिया ताकि हम आपको 100% दे सकें, बट 1% मार्जिन ऑफ एरर ऐसे प्रोसीजर में होता है। सो 99%। थैंक्स। विश्वास, फोरेंसिक रिपोर्ट आ गई। मेल 25 से 28 साल। सर, उमेश भोयर 26 साल। हो सकता है उमेश भोयर का कत्ल हुआ हो और जांघें काट के अलग की गई हो। सर, उमेश भोयर अब तक नहीं लौटा है और उसके बारे में कोई लीड भी नहीं मिली सर। उस बॉडी पार्ट से डीएनए प्रिजर्व किया हुआ है, उमेश के माँ बाप से मैच करके देख सकता है। साहब, ये डीएनए है क्या? क्यों करवा रहे हैं हम? दशरथ जी, हमें एक लाश की जांघें मिली है। डॉक्टर्स के हिसाब से ये लाश किसी आदमी की है जिसकी उम्र 25 से 28 साल के बीच की है। हमें ये जांघें 18 अप्रैल को मिली थी और आपका बेटा 16 अप्रैल से गायब है। डीएनए समझ लीजिए कि आप दोनों के खून का अंश उस लाश के खून के अंश के साथ मैच किया जाएगा। अगर ये मैच नहीं हुआ तो हम आपके बेटे उमेश की खोज जारी रखेंगे। अगर डीएनए मैच कर गया तो उमेश भोयर के कातिलों को हम खोद के ढूंढ निकालेंगे। लेकिन सर, अगर ये डीएनए मैच नहीं हो पाया तो हम फिर से उसी पॉइंट पर आ जाएंगे जहां से हमने इस केस की शुरुआत की, यानी कि हमारे पास रह जाएंगी सिर्फ कटी हुई जांघें, जो कि 25 से 28 साल के किसी पुरुष को। 7 महीने से घर वापस नहीं आया हमारा उमेश। एक फोन भी नहीं किया उसने। क्या हमारा उमेश हमें छोड़ के चला गया होगा इस दुनिया से? काश के ऐसा ना हो। काश के वो डीएनए टेस्ट मैच ही ना हो और हमारा उमेश कभी लौट के आए ही ना। एक आस तो बनी रहेगी कि एक न एक दिन आएगा लौट के, शायद अपने चरस गांजे की लत से निकल के बाहर। उस दिन के ठीक 2 हफ्ते बाद डीएनए रिपोर्ट पेश हुई। इस रिपोर्ट के रिजल्ट ने भोयर परिवार पर एक दर्दनाक कहर बरसाया, पर दूसरी तरफ इस रिपोर्ट ने इस ब्लाइंड केस की अंधी गली की दीवार में एक छेद कर दिया। दशरथ जी, निर्मला जी, डीएनए सैंपल मैच हो गया है। हमें जो लाश की जांघें मिली थी वो आपके बेटे उमेश की हैं। ये जो उमेश के 3 गंजेड़ी दोस्त हैं, राशिद, दानिश और गुरु दावने, तीनों को उठवाओ।
साला दोनों आउट हो गए। चल उठ। चलो शुरू करो। साहब मैंने हवलदार साहब को 7 महीने पहले बोला था कि वो साहब उमेश मेरे को बरोबर फ़ोन किया था और बोला कि मेरे को नहीं आने का है माल मारने। क्यों, कहीं और जाने वाला था दम मारने? नहीं साहब, अब ये नहीं बोला कि किधर को जाने का है। हाँ साहब, उसके बाद कई दिनों तक अपन लोग टेंशन में सोचते रहते थे ये उमेश फ़ोन क्यों नहीं कर रहा, और अपन लोग फ़ोन करेगा तो उसका फ़ोन ऑफ था साहब। उमेश की किसी के साथ कोई दुश्मनी थी? कोई लड़की को लेके लफड़ा या पैसों को लेके या कोई और? अभी अपने को तो कुछ बोला नहीं साहब। उसके काम की जगह पे कुछ हुआ रहेगा तो अपन लोग क्या बोल सकते हैं साहब। अभी साहब कंटेनर यार्ड का कितना गर्दी रहता है वहाँ पे कारखाने के अंदर। बसेकर साहब, जगताप जी जब पहले आए थे तब भी मैंने यही कहा था। उमेश बुहेर काम यही करता था लेकिन कैजुअल था, परमानेंट नहीं। किसी से कोई झगड़ा यहाँ पर? बिल्कुल नहीं, किसी से कोई लेना देना नहीं। बस एक दिन काम पर नहीं आया, फिर हवलदार साहब आए पूछने के लिए, तभी पता चला कि गायब हुआ है। हाँ साहब, हमें पता था कि उसे चरस गांजा पीने की लत लग गई थी। बार बार बोला साहब मत कर मत कर, क्या कुछ नहीं किया उसको रोकने के लिए। साहब अपन 4 लोगों की एकदम मस्त टोली थी साहब। अपन अड्डे पे जाते थे, माल फूकते थे, मस्ती करते थे साहब बस। अबे स्लो मोशन में बना रहा है क्या? भाई बूट पॉलिश नहीं है ये, असल माल है मनाली का। वक्त दो भाई, वक्त। भाई तकदीर और तलब किसी के लिए नहीं रुकती। अपना राशिद भाई को ही ले लो। अभी क्या डायलॉग मारेगा तू? अबे मैं क्या डायलॉग मारूंगा? डायलॉग तो तेरी बहन मारेगी तेरे को किसी दिन। कब तक उसकी कमाई का खाएगा और हमारी कमाई का फूकता रहेगा? ए गप कर तू, रोज रोज रोटी के ले जाता हूँ मैं। चला अभी क्या अपन तीनों काम कर रहे हैं, काय को हमको करना है इसके लिए, लेकिन तेरे को तो काम की ज़रूरत ही महसूस नहीं होती। तेरी बूढ़ी अम्मी है, उसकी देखभाल कौन करता है? तेरी बहन। अबे उसका भी अपना घर है, किसी दिन हाथ खड़े कर दिए तो बोलना क्या करेगा? ऐसे ही पड़ा रहेगा कोने में फूके हुए माल के जैसा। अरे यार तुम लोगों ने फिर सीरियस नगर की रास्ता पकड़ लिया। अरे लौट आओ राजा। हाँ अरे माल बुला रहा है। फूकले फोकट चंद। ला भाई दानिश बना यार। तो उमेश, दानिश और गुरु, इन तीनों के पास नौकरी थी, और राशिद तू बेरोजगार था। हाँ साहब, अभी बैड लक चल रहा है आजकल। और ये बैड हैबिट, चरस गांजे की लत, ये कब से चल रही है? वो तो याद किधर रहता है साहब? तेरे को राशिद याद है क्या कभी तू पहली बार माल फूका था? हम लोग लिमिट में फूकते साहब, बस काम करते करते थोड़ा टाइम पास। तू दिन भर घर पे रहता है, दिन भर फूकता है क्या? नहीं साहब ये सच नहीं है साहब। तो सच क्या है? तो कुछ तो छुपा रहा है यार मुझसे। नहीं साहब कुछ तो नहीं, एकदम सच बोल रहा हूँ साहब। तो सुन राशिद, और तुम दोनों भी, दानिश और गुरु, तुम्हारे दोस्त उमेश का हुआ है मर्डर, कत्ल, और उसके बाद उसकी लाश के टुकड़े टुकड़े किए गए हैं, समझे? अब हम यहाँ टाइम पास करने तो बैठे नहीं। अगर हमें ज़रा सी भी भनक लगी ना कि उसके कत्ल में तुम्हारा कोई दखल है, तो तुम तीनों के भी वैसे ही टुकड़े किए जाएंगे, पर तुम तीनों की हालत उससे बदतर होगी। क्यों साहब? क्योंकि तुम तीनों जिंदा रहोगे, रेंगते रहोगे जेल में। साहब अपन लोग ने कुछ किया नहीं है साहब। साहब आई शपथ अपन सच बोलते हैं साहब। अपन लोग तो उसको फोन लगा। कुछ याद आए तो बुलाना ही है। वो हर जगह अपनी बाइक पर ही जाता था साहब। लेकिन मिसिंग कंप्लेंट में तो कहीं नहीं लिखवाया कि उस रात भी बाइक पर ही गया था। क्यों नहीं लिखा गया पता नहीं, मैं तो बोला था। जगताप इसमें बाइक के बारे में तो कुछ लिखा ही नहीं है। सब दशरथ बोइड ने जो बोला वही लिखा, उसने बाइक के बारे में कुछ बताया नहीं। दशरथ बोइड हड़बड़ी में भूल गया होगा सर। अगर उस रात वो बाइक पे था तो जाहिर सी बात है कातिल ने बाइक के भी टुकड़े कर दिए होंगे या बेच दी होगी। सर उसके माँ बाप ने बताया कि वो गले में सोने की चेन भी पहनता था।
इस केस को भी अभी तक हम टुकड़ों में ही देख रहे थे। शायद इसकी पूरी तस्वीर को देखते और गहराई में जाते तो बहुत पहले हमारे हाथ कुछ लग जाता। हम बस उन 2 कटी हुई जांघों के शौक में ही रह गए और ये छूट गया हमसे। बाइक और सोने की चेन के साथ साथ ये एक इम्पॉर्टेंट लीड थी हमारे पास, ये कपड़ा जिसमें वो कटी हुई जांघें मिली थी। ये दरअसल बेडशीट का हिस्सा है। मुझे उमेश भोयर के कॉल रिकॉर्ड चाहिए, शायद उसमें भी कुछ छूट गया है हमसे। सर। जगताप सर। उमेश के 3 गंजेड़ी दोस्त, मुझे पूरी डिटेल चाहिए उनकी। हो सर। 26 साल का एक जवान आदमी मारा गया है। प्रॉपर्टी एंगल रूल्ड आउट है क्योंकि गरीब बैकग्राउंड है। दुश्मनी का एंगल हो सकता है। जवानी में दुश्मनी मतलब लड़की का एंगल भी हो सकता है। उमेश भोयर मिसिंग केस अब उमेश भोयर मर्डर केस बन गया था। पुलिस को नए सिरे से शुरुआत करनी पड़ी। फाइनली इस केस को एक दिशा मिल गई थी, लेकिन मंजिल अभी काफी दूर थी। 2000 से कम में नहीं होगा। ताजा सिंघाड़ा है 7 किलो का, लेके जाओ। भाभी अरे लेके जाओ भाई। अरे अब आराम से। राशिद का बाप नहीं है साहब, उसकी बहन और बहनोई उसकी और उसकी बीमार माँ की जिम्मेदारी उठाते हैं। और वो दूसरा लड़का दानिश? सर दानिश का बाप फिरोज भी मछुआरा है। गुरुदाव ने अनाथ है, हिस्ट्री शीटर है, छोटी मोटी चोरियां कर चुका है सर। राशिद, दानिश और गुरु तीनों हिस्ट्री शीटर हैं। तीनों के पुलिस रिकॉर्ड्स हैं सर। उमेश का? उमेश का कोई पुलिस रिकॉर्ड नहीं। उमेश को गांजे की लत कब से लगी? 1 साल पहले उमेश को गांजे की लत लगी। 1 साल पहले? जो आदमी 25 साल तक नशा ना करे और फिर उसे एकदम से गांजे की लत लग जाए, मतलब उसकी जिंदगी की चलना में कोई खास आग तो जरूर लगी होगी। उमेश की मौत के दिन से 1 साल पहले तक के रिकॉर्ड निकाले मैंने, जिसमें एक नंबर है जो पिछले 1 साल से लगभग हर रोज उमेश के टच में था। हर रोज? हर रोज, दिन में कई बार। गर्लफ्रेंड? गर्ल तो है सर, रुखसार बेग। कैसी फ्रेंड है ये जानना भी बाकी। कौन है रुखसार बेग? जी जी, रुखसार हमारी बेटी है। क्या बात है साहब? इस वक्त कहाँ है रुखसार? वो अपने घर पे है, अपने शोर सोहेल बेग के। कहाँ है उसका घर? चिंचिणी में। ये लो। कौन से हाथ से लूं? कितनी बार मुझे जताओगी कि मैं क्या हूं? रुखसार 25 साल की है और 8 महीने पहले शादी हुई। अरेंज मैरिज है सर। 8 महीने पहले अरेंज मैरिज हुई, लेकिन उमेश से लगातार 1 साल से फोन पे बात कर रही है और 1 साल पहले से ही उमेश को गांजे की लत लगी। इन तीनों का कुछ कनेक्शन तो है। कनेक्ट करो। जी बोल रही हूँ। आप कौन? पालघर पुलिस स्टेशन से सब इंस्पेक्टर विश्वास पारसेकर बोल रहा हूँ। 7 महीने से आपके कॉल का इंतजार कर रही हूँ, जब से उमेश गायब हुआ है। तो आप उमेश के बारे में कुछ जानती हैं? जी लेकिन मेरी एक दरख्वास्त है। मैं खुद आके आपसे पुलिस स्टेशन में मिलूंगी, आप यहाँ मत आइएगा। कब आएंगी? बस अभी निकल रही हूँ चिंचणी से। रुखसार बेग 7 महीने से पुलिस के फोन का इंतजार कर रही थी जब से उमेश गायब हुआ था, लेकिन उसने खुद कभी पुलिस को कांटेक्ट नहीं किया। कौन थी ये रुखसार बेग और वो ऐसा क्या जानती थी उमेश के गायब होने के बारे में या शायद उसके मर्डर के बारे में? तो रुखसार बेग, हम आपके घर आते तो कौन सा कह टूट पड़ता आप पर?
मेरे पति शकी मिजाज के हैं। किस बात का शक है उन्हें? आपके और उमेश के रिश्ते को लेकर? उमेश और मैं बचपन के दोस्त थे, पड़ोसी था वो मेरा। बचपन का दोस्त, जवानी का बॉयफ्रेंड? जी नहीं, उमेश वो मेरे भाई जैसा था। पिछले 1 साल में फ़ोन पर काफ़ी बातें हुई आपकी अपने भाई समान उमेश से। भाई बहन का टच में रहना गुनाह है क्या सर? पिछले 1 साल में उसे गांजा की बहुत आदत पड़ गई थी। मैं दिन रात उसे फ़ोन करके बस गांजा छोड़ने की कस्में दिया करती थी। आप पिछले 7 महीने से हमारा इंतज़ार कर रही थी, क्यों? क्या बताना था आपको? इंतज़ार कर रही थी सर क्योंकि मुझे मालूम था आप लोगों को ऐसा लगेगा कि हम दोनों के बीच कुछ है और आप मुझसे ज़रूर पूछेंगे। उमेश के गायब होने या उसके मर्डर के बारे में कुछ पता है आपको? कुछ नहीं सर, बस इतना चाहती हूँ कि जिसने भी उमेश के साथ ऐसा किया वो जल्द से जल्द पकड़ा जाए। रुखसार जी, मुझे क्यों ऐसा लग रहा है कि आप मुझसे कुछ छुपा रही हैं? सर अब मैं कैसे बोल सकती हूँ आपको कैसे और क्यों लग रहा है? मैं बस अपने बारे में बोल सकती हूँ और मुझे बहुत ख़राब लग रहा है सर। जिस इंसान के मैं इतने करीब थी वो इस तरह मारा गया। रुखसार बेग, आंखों में आंखें डालकर झूठ बोल रही है रुखसार बेग। सर लेडी कांस्टेबल लगा दी है, सर्विलेंस शुरू कर दिया। अब ये रुखसार 1 सेकंड के लिए भी हमारी और कानून की नज़रों से दूर नहीं हट पाएगी। यही बगल में रहती थी रुखसार, अब इतने से भी तब से आना जाना था यहाँ। रुखसार और उमेश के बीच में कैसे रिश्ते थे? दोनों बिल्कुल भाई बहन जैसे हैं। भाई बहन जैसे नहीं साहब, भाई बहन ही थे। उनके पाक रिश्ते पर इस तरह से इल्जाम तो मत लगाइए। देखिए हमको इल्जाम नहीं लगा रहे, सिर्फ पूछताछ कर रहे हैं। रुखसार हमेशा उमेश का भला चाहती थी साहब। लेकिन कोई तो था निर्मला जी जो उसका बुरा चाहता और उसने बुरा किया, और अब उस तक पहुंचने में हम सबका भला होगा। साहब आप जितना चाहते हैं ना कि उमेश का कातिल पकड़ा जाए, उतना हम भी चाहते हैं। पर ये क्या वाहियात सवाल हुआ कि रुखसार की शादी सोहेल से क्यों हुई? अरे हर लड़की की शादी किसी न किसी के साथ तो होती है, तो रुखसार की भी हुई। विश्वास साहब, ये सोहेल बेग और रुखसार की शादी में कुछ तो लोचा है। फैक्ट्री में काम करता था सोहेल, मशीन में हाथ गया और कट गया। हाथ शादी के पहले कटा या बाद में? शादी के काफी पहले कटा था। ये रुखसार के माँ बाप ने सोहेल को क्यों चुना? कोई खास वजह? वही तो लोचा है साहब। यहाँ बिरादरी में ये बात फैली है कि सोहेल को शादी के लिए लड़की नहीं मिल रही थी, और वहाँ रुखसार की अम्मी अब्बू को पता नहीं कौन सी ट्रेन पकड़नी थी कि उसका हाथ इसने सोहेल के हाथ में दे दिया। जोड़ी बोले तो तेल और पानी है साहब। सोहेल मुझे सही बंदा लगा, इसलिए मैंने उसे चुन लिया। अब इस पे भी सवाल या निशान? यानी बाप को तो कोई हक ही नहीं है क्या? सर रुखसार के माँ बाप झूठ बोल रहे हैं। उनको ना सर किसी भी तरह से रुखसार को उस घर से, उस मोहल्ले से दूर करना था। ऐसा क्या हुआ था वहाँ? साहब मैंने मोहल्ले में जाके पूछताछ की। ऐसा है ना सर कि रुखसार खूबसूरत है और मोहल्ले के लड़के उस पर मरते भी थे। ये तो हर मोहल्ले की कहानी। पर रुखसार रिटर्न फायरिंग भी करती थी। हबीबा और असलम 24 घंटे गैस पर रहते थे। अब तो घुसपुसा कर भी लोग बात नहीं करते, ना ही दबी जबान में कोई कुछ कहता। सामने से आकर कहते हैं लड़की को संभालो वरना मुंह काला कराएगी किसी दिन। कर करा कर और हम क्या कर सकते हैं? समझाया, डांटा, मैंने कितनी बार तो हाथ भी उठाया, तुम जानती नहीं क्या? पर कुछ फायदा हुआ? कुछ नहीं। मैं तो कहती हूँ हाथ उठाने से बेहतर है उसका हाथ किसी के हाथ में दे दीजिए। एक बार शादी हो गई तो सारा आशिकी का भूत उतर जाएगा सर से, और जब घर गृहस्थी बच्चों के चक्कर में पड़ेगी तो अपने आप लाइन पे आ जाएगी। रुखसार मान गई सोहेल से शादी करने के लिए? सर इससे एक्चुअली रुखसार का काम आसान हो गया। साहब लोग बोलते कि रुखसार ने शादी के लिए हाँ इसलिए किया था कि उसको असलम की पिटाई से छुटकारा मिल जाए, और चिंचड़ी में जाती मैडम ने तो एक से रंग दिखाना शुरू कर दिया था साहब। बोले तो काफ़ी फेमस हो गई थी साहब। सर मुझे जो कहना था मैं पहले ही कह चुकी हूँ, अब नया क्या बोलूँ? सच बोलना बुरा आइडिया नहीं होगा। आपका और उमेश का असली रिश्ता क्या था? भाई बहन मत बोलना, वो तो मैं मानता नहीं हूँ। तो वो आपकी प्रॉब्लम है सर। मैंने तब भी कहा था, मैं आज भी कह रही हूँ, उमेश मेरे भाई जैसा था और कुछ भी नहीं था हमारे बीच।
वो दोनों एक दूसरे को जानते थे साहब। अभी इससे ज़्यादा मतलब मेरे को मालूम नहीं है साहब। साहब वो अपने उमेश का क्या था क्या नहीं ये तो मैं नहीं जानता साहब। हाँ मगर उस रुखसर के कई सारे लफड़े थे मोहल्ले में और उतने ही उसके लवर भी थे साहब। राशिद, एक बार पहले बोला था फिर बोल रहा हूं, आखिरी बार, सच बोलेगा कम पिटेगा। बोल दे, बोल। क्या हुआ, ऐसे मुंह पे लटका है भाई? साला कुछ हो ही तो नहीं रहा है ना यार। टुकड़ा है क्या तेरे पास? साहब उमेश रुखसार पर फुलटू लट्टू हो गया था। और रुखसार? नहीं साहब, लेकिन हाँ साहब, हफ्ते के जितने दिन, साल के जितने महीने, उतने ही उसके लवर थे। अभी आप बताओ साहब, उमेश बेचारा लल्लू कैसे इन सब। उमेश ने चरस गांजा क्यों शुरू किया था? अभी साहब देवदास आदमी और क्या करेगा साहब। साहब अभी 1 साल पहले का बात है। उमेश हर समय मजनू मूड में रहता था साहब। वो चरस गांजे का बड़ा बड़ा कश अंदर ले लेता था, लेकिन रुखसार को बाहर नहीं निकाल पाता। सर एक खबर है सर, चिंचड़ी खाड़ी में मिला साहब। चिंचड़ी में तो रुखसार रहती है ना शादी के बाद? सर चिंचड़ी की छोटी खाड़ी में काफी दिनों से कचरा जमा हुआ था। पब्लिक ने शोर मचाया तो कॉर्पोरेशन ने टीम भेजी और कचरे में कटे हुए हाथ मिले। कटे हुए हाथ चिंचनी खाड़ी से मिले हैं और रुखसार भी चिंचनी में ही रहती है अपने शक्की पति सोहेल बेग के साथ, जिसका खुद का एक हाथ कटा हुआ है। कोई कनेक्शन लग रहा है तुम लोगों को? कटी हुई जांघें शिवखेड़ पालघर में मिली जहां उमेश रहता था, और 7 महीने बाद कटे हुए हाथ चिंचणी में मिले जहां रुखसार शादी के बाद रहती थी। 3 सवाल उठ रहे थे। पहला, क्या वो सड़े गले कटे हुए हाथ वाकई उमेश के थे? दूसरा, क्या रुखसार और उमेश के बीच में कोई रिश्ता था भी जिसकी वजह से मर्डर हुआ था? और तीसरा, वो ऐसा कौन था जिसे उमेश पर इतना गुस्सा था कि उस आक्रोश का अंजाम इतना भयंकर साबित हुआ? सुना है गुस्सा नाक पे लिए घूमते हो? जिसकी नाक कटती है साहब वही जाने गुस्सा क्या चीज़ है। तुम्हारी बीवी ने तुम्हारी नाक काटी और तुमने उसके यार को ही काट दिया। उमेश दशरथ भोयर, उसकी कटी हुई जांघें और हाथ हमें मिल चुके हैं। उसकी लाश के बाकी के टुकड़े कहाँ फेंके तुमने? एक उमेश को ख़त्म करने से मुझे सुकून मिलता तो शायद मैं ऐसा कर भी देता। अब मेरी बीवी फितरत से जो है सो है। अब मोहल्ले में कत्लेआम तो नहीं कर सकता ना मैं। और साहब ताली कभी एक हाथ से नहीं बजती। इंस्पेक्टर एक ट्विस्ट है, वो जो कटे हुए हाथ हैं वो उमेश भोयर के नहीं है। कटे हुए हाथ उमेश के नहीं है? मतलब एक और मर्डर? हाँ विश्वास, एक मर्डर केस सुलझाने चले थे और 2 सामने आ गए। उमेश भोयर की कटी हुई जांघें हमें मीनाक्षी लोखंडे केस तक ले गई और अब ये हाथ पता नहीं किसके हैं। और उमेश भोयर के केस में अब भी हमारे पास कोई सॉलिड लीड नहीं है, सिवाय एक बेनाम रिश्ते के जिसका नामकरण अभी बाकी है। साहब मुझे क्यों बांध रखा है यहाँ पे साहब? तू मेरी नहीं गांजे की गिरफ्त में है राशिद। क्यों तलब उठ रही है? साहब एक बार दम भरवा दो साहब। सब मैं आपके पैर पकड़ता हूँ साहब, प्लीज साहब एक बार दम भरवा दो साहब। देख सब सच सच बता दे तो सब कुछ मिलेगा। उठ। एक तू ही है जिसे पता था कि उमेश रुखसार पर मरता था। अब उमेश वाकई में मर चुका है, मार डाला गया, तो तेरे पास इस बारे में कहने के लिए कुछ भी नहीं है?
सब उमेश मेंटल हो गया था। रुखसार की शादी के बाद तो और भी कौन केस हो गया उसका। लाइन ही बिजी बता रहे हैं। लाइन मारने वालों की कमी थोड़ी है, आप ही खड़े हो कतार में। वे ओ फोकरचंद, अपने ज्ञान की ना पूरी बना, समझे? ज़्यादा शांत पट्टी नहीं, ये कोई तरीका है बात करने का? अबे जैसी औकात वैसा तरीका है तू फोकरचंद। क्या है ये फोकरचंद? घर में आईना है ना, जाके देख, मालूम पड़ेगा क्या होता है फोकरचंद। साहब उमेश छोटी छोटी बातों पे चिड़चिड़ा हो जाता था, सुलग जाती थी उसकी। उस रुखसार ने उसके दिमाग का तही कर दिया था साहब। एक हफ्ते से राशिद को अंदर रखा है। केस 7 महीने से चल रहा है। अरे पर राशिद ने किया क्या है? वो नशा करता है, ये तो सबको मालूम है। कभी कभी नशे में लोग ऐसी चीजें करते हैं जो सबको मालूम नहीं होती, जो हम मालूम करते हैं। लॉकअप में, फिक्र मत कीजिए, मासूम है तो घर आ जाएगा। बेहद प्यार करता था उमेश तुमसे, भाइयों वाला नहीं, आशिकों वाला। सच है ना? झूठ है सा। मैं मानती हूँ वो भाई बहन वाली बात मैंने झूठ बोली थी, लेकिन उमेश का प्यार भी झूठ था सर। वो प्यार नहीं, वो पागलपन था, और मेरी तरफ से कभी कुछ नहीं था। वो मुझे ब्लैकमेल कर रहा था। ब्लैकमेल? जी सर। वो मुझे कहता था कि मैं नशा करता हूँ तो तुम्हारे कारण, मैं मरूंगा तो तुम्हारे कारण। हर चीज़ का जिम्मेदार वो मुझे ही ठहरा रहा था सर, जबकि मेरी तरफ से कुछ नहीं था। जीना हराम कर दिया था उसने मेरा। फोन पे फोन, बेवक्त फोन। और तुमने फोन काटने की बजाय कॉलर को ही काट दिया। क्या कह रहे हैं सर? मैं नफरत नहीं करती थी उससे, मुझे फिक्र थी उसकी। भाई नहीं था, आशिक भी नहीं था, दोस्त था। शायद आप नहीं समझेंगे। नहीं, समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, लेकिन शायद आप नहीं समझ रही हैं कि हम क्या समझ रहे हैं। सर, दानिश, राशिद और गुरु के परिवार वाले उबल रहे हैं। 1 हफ्ते से हमने उनको बिना अरेस्ट किए लॉकअप में डाला है। उमेश ने ऐसा भी क्या किया होगा जो इतनी नफरत पैदा हुई? सर, आदमी या तो गुस्से में कत्ल करता है या तो डर के मारे। शायद उमेश से कोई डर रहा था या डर रही थी। उमेश रुखसार को हर रोज फोन करता था, कॉल रिकॉर्ड्स हैं हमारे पास। लेकिन उसकी वजह से रुखसार की जिंदगी तो बर्बाद नहीं हुई ना। वो खुद मानती है कि वो उमेश से नफरत नहीं करती थी। लेकिन उसने एक झूठ हमसे ऑलरेडी बोला है सर, भाई बहन वाला। लगता तो मुझे भी ऐसा ही है। इस कत्ल का रुखसार से कोई ना कोई कनेक्शन तो ज़रूर है। एक लड़का जो दिन में नौकरी करता है, लड़की के पीछे दीवाना है, लेकिन लड़की की शादी हो गई, लड़का गंजेड़ी हो गया है, हर रोज़ उसे फ़ोन करता है, और फिर एक दिन उसे काट दिया जाता है। लेकिन क्यों काट दिया जाता है? उमेश भोयर का केस एक उलझे हुए मछली के जाल की तरह था, जिसमें मछली नहीं, खुद जाल फंस गया था। एक भयंकर जुर्म हुआ था और मुजरिम आजाद तैर रहा था। पर जब ऐसा लगने लगा कि इस केस में पानी सर के ऊपर चढ़ने लगा है, तब सुराग का एक तिनका अपने आप तैरता हुआ पुलिस के पास आया। एक ऐसा सुराग जिसमें इस केस का सारा रहस्य लिपटा हुआ था। एक छोटा सा झूठ का हुक फेंकते हैं, देखते हैं सच के जाल में फंसता है या नहीं। साहब, आपको सच्ची सच्ची बोलूं तो मेरा और उमेश का कोई ऐसा खासम खास दोस्ती नहीं था। उमेश का सबसे ज़्यादा राशिद से जमता था साहब, और राशिद और दानिश बहुत अच्छे दोस्त हैं। बहुत अच्छे दोस्त हैं। हाँ साहब। इसीलिए तेरे नाम का बिल फाड़ दिया उन्होंने। मेरे नाम का? मैं समझा नहीं साहब। क्या? राशिद और दानिश ने बयान दिया है कि उमेश का मर्डर तूने किया है। चल बता, क्यों मारा तूने उमेश को? साहब, ये दोनों येड़े हो गए हैं साहब, ये दोनों एड़े हो गए हैं साहब। इनको थोड़ा माल दो फूकने के लिए कुछ भी बोल रहे हैं। आई शपथ साहब, मैंने कुछ नहीं किया साहब। ये दोनों ना, क्या? जिस रात को ये उमेश आया नहीं ना अड्डे पे, जब ये वो गायब हुआ साहब। क्या हुआ था उस रात को? साहब, वो रात को ये दोनों भी नहीं आए थे ना अड्डे पे, और ये दोनों फोन भी नहीं उठा रहे थे। मैं अकेला बैठा रहता झक्के मारता हुआ। और ये बात बताने के लिए तूने 7 महीने लगा दिए साहब। गुरु झूठ बोल रहा है साहब, मैंने कुछ नहीं किया। गुरु झूठ बोल रहा है साहब। और राशिद, वो भी झूठ बोल रहा है। राशिद ने तेरा सारा चिट्ठा खोल दिया। दानिश, कैसे तूने रुखसार के कहने पे उमेश का कत्ल किया है? नहीं साहब, बिल्कुल नहीं साहब। कैसे तूने उमेश की लाश के टुकड़े टुकड़े करके और जांघें शिवखेड़ की खाड़ी में फिकवा दी? नहीं साहब, वो मैंने नहीं फेंकी थी। तो फिर किसने फेंकी थी? बाकी की लाश कहाँ है?
राशिद कहाँ है? ये आधा बेडशीट है लेकिन पहचानने के लिए काफ़ी है। तुम्हारे घर का है? जी हाँ, ये तो हमारे घर की चद्दर है। ये रहा उसका टुकड़ा। साहब, ये आपको कहाँ से मिली? खून कैसे आया इस पे? किसका खून है साहब? दानिश ने बिना दम मारे तुम्हारे राज को बाहर फूंक दिया राशिद। दिमाग सटक गया है साहब इसका। इतने दिनों से माल फूकने को नहीं मिला ना, तो इसलिए एड़ी टेढ़ी बातें कर रहा है। तुम्हारी अम्मी फरीदा तो कोई नशा नहीं करती ना राशिद। उन्होंने खुद उस बेडशीट को पहचाना जिसमें तुमने उमेश की जांघों को लपेटकर खाड़ी में फेंका था। बाकी इलाज कहाँ है? बोल! इस मर्डर में मेरा कोई हाथ नहीं है साहब। जो कुछ किया वो राशिद ने किया। राशिद ने उमेश को क्यों मरवाया? रुखसार के कहने पे? नहीं साहब, रुखसार का इसमें कुछ लेना देना नहीं है। तो फिर किसका लेना देना है? राशिद पक गया था साहब उमेश के कानों से। उमेश हमेशा उसको जलील करता था हम दोस्तों के बीच में। ढालू को तेरी बहन मारेगी तेरे को किसी दिन। कब तक उसकी कमाई का खाएगा और हमारी कमाई का फूकता रहेगा? ये गप कर तू। जैसी औकात वैसा तरीका है। तू फोकरचंद। क्या है ये फोकरचंद? घर में आईना है ना, जाके देख, मालूम पड़ेगा क्या होता है फोकरचंद। साला उमेश समझता क्या था अपने आप? जब देखो फोकटचंद ये वो। जब रुखसार को लेकर तिलमिल हो जाता था तो कैसे आता था भगा मेरे पास? मेरे से माल लेके जाता था और फूकता था। तब भी मैंने एक सच्चे दोस्त की तरह उसकी मदद की। अभी तक कैसे बातें करता है और जिस खंजर की तरह घुसती है ना। देख बंटा, जिसके जेब में नोट है उसको सलाम है। हम चारों में से वो ज्यादा कमाता है। आज मेरे पे थूका है, कल तेरी बारी होगी, जरूर होगी, तब भी तुझे सलाम ठोकेगा। जो गलत है वो गलत है। तुझे नहीं लगता उमेश गलत है? ये भी कोई पूछने वाली बात हुई? खून खोलता है मेरा कभी कभी। सब जैसे गांजे की लत होती है ना, ऐसी मजाक करने की भी एक लत लग जाती है। और यही लत लग गई थी उमेश को। और बकरा बनता था मैं। एक दिन खाली नहीं जाता था जब मेरी खिल्ली नहीं उड़ाता था। और एक दिन तुमने उसकी गर्दन ही उड़ा दी। नहीं साहब, मेरा उसको मारने का कोई इरादा नहीं था। राशिद, तुमने उसे अपने घर बुलाया था ताकि तुम उसका कत्ल कर सको। सर, मैंने घर बुलाया था क्योंकि मैं सारा मामला ठंडा करना चाहता था, उसे समझाना चाहता था। और सब फोन भी उसी ने किया था सामने से। अबे अड्डे पर मिल। पूरा तोला लेके आया हूँ, टॉप क्लास सामान, तेरे को भी पिलाऊंगा। काम कर, तो घर पे आ जा। सब लोग बाहर गए हैं, कल तक लौटेंगे। मेरे पास एकदम रापचिक माल पड़ा है, मस्त करके खोलेंगे। आ जा। क्या बात कर रहा है? तेरे पास सामान है? माला माल भिखारी है? फिर तो आना ही पड़ेगा। निकल रहा हूँ। आजा साले आजा। उस रात तुम्हारी अम्मी बीमार थी, हॉस्पिटल में थी। लेकिन सब ये बात आपको कैसे पता? उस रात 16 अप्रैल को आप लोग कहाँ थे? अम्मी की तबीयत बहुत ख़राब हो गई थी तो अम्मी को हॉस्पिटल में एडमिट करवाया था। और माजिद भाई मछली पकड़ने के लिए नाइट ड्यूटी पर थे। आपको पता था कि उस रात राशिद यहाँ अकेला नहीं था? मतलब यहाँ घर पे कोई आया था? राशिद ने उमेश को यहाँ बुलाया था। आजा।
बड़े प्यार से मैंने अपनी बात उसके सामने रखी थी, लेकिन आदत इतनी जल्दी छूटती कहाँ साहब। एक बात पूछनी थी उमेश, मैंने माल बना रहे बाद में बग, कहीं ऐसा तो नहीं है कि ये रुखसार तुझे 4 आने का भाव देती नहीं है, कुत्ता समझती है और उसकी भड़ास तू मेरे ऊपर निकालता है। ले चूजे, तेरे घर पे बैठा हूँ तो कुछ भी बकेगा तू। अबे क्या मेरे को मालूम नहीं है तेरी कितनी जलती है ये जान करके रुखसार मेरे पे मरती है, और तू उसके लिए कुछ नहीं है ऐसा, एकदम गुल। चला सड़क पे बैठा भिखारी रहता है ना, एकदम मुस्के जैसा। आइंदा मुझे भिखारी मत बोलियो, लास्ट बार कह रहा है को नौकरी लग तेरी। बोल रहा मैं तेरे को। चल गुस्सा किसको दिखा रहे बे हैं? चले चल हवा आने दे। साला पूरे मूड की माँ बहन कर डाली तूने, पता है तेरे को? अरे सब दिमाग में क्या सटका, ऐसा लगा जैसे कोई तार सी टूट गई है। मेरे हाथों को पता नहीं क्या हो गया साहब, मतलब आंखों को पता नहीं क्या दिखाई दिया, मतलब मेरे सर में दिमाग में साहब, मेरा जो दिल दिमाग बदन ऐसा लगा जैसे टुकड़े टुकड़े हो गए। कौन है? मैं दानिश। वाट लग के सफाई करते करते। अबे खून किया है तूने, कीमत तो चुकानी पड़ेगी। यार ऐसे तो मत बोल यार तू। मुझे भी कीमत चाहिए, उमेश की बाइक चाहिए मुझे, उसे बेचकर पैसा रखूंगा मैं। नहीं मिल सकती तुझे बाइक। क्यों? अरे बाइक मैं बस स्टेशन पे खड़ी करके आ, ट्रेन पकड़ के घर लौटा हूँ। बाइक कहाँ पे रखा है मुझे बता, मैं जाकर ले लूंगा। नहीं चाहिए तुझे बाइक, कुछ 1000 रुपए के लिए अपनी और मेरी लाइफ दोनों डेंजर में डाल दी तू। तुझे बड़ी पड़ी है लाइफ की है, और डेंजर की तो तू बात ही मत कर साले। अब इतना याद रख, मर्डर सिर्फ तूने किया है, मुझे सिर्फ पता है तूने किया है। मैं तो यहाँ आया ही नहीं, बॉडी तूने काटी, उसके अलग अलग टुकड़े तूने फेंके, सिर्फ तूने। समझा ना? समझ गया मेरे बाप, अब तू समझ जा। तू और मैं इस बारे में दोबारा बात नहीं करेंगे, समझा तू? साहब मैं टेंशन में आ गया था, ये दानिश मुंह खोलेगा और मुझे ब्लैकमेल करेगा। रख, और बाइक वाइक के बारे में नहीं सोचने का है, रख अपने पास। उमेश का चैन? हाँ उमेश का चैन, इसे बेच, सारे पैसे रख और अपना मुंह मत खोलना तू। मैं क्यों मुंह खोलूंगा बे? लेकिन दुनिया वाले पूछेंगे, ढूंढेंगे उसे। अरे अपने जैसा गंजेड़ी था वो, कुत्ता तक नहीं पूछेगा उसे। बस तू एक काम कर, अपने जुबान पे ताला लगा के रखे। सही बोल रहे बंटा, वैसे भी उसके गायब होने पर किसी को कुछ फर्क नहीं पड़ेगा। फर्क तो पड़ा, उमेश के माँ बाप को फर्क पड़ा, हम लोगों को फर्क पड़ा, कानून को हमेशा फर्क पड़ता है, और अब तुम लोगों को भी फर्क पड़ेगा। साहब मैंने कुछ नहीं किया, सब मेरे को जाने दो साहब। उमेश की चेन कहाँ है? साहब वो मैंने घर पे रखी, बेची नहीं है अभी तक। शुक्र है नहीं बेची, पर दानिश तुम बचोगे नहीं, क्योंकि तुमने एक मर्डर में साथ दिया है, एक लाश को ठिकाने लगाने में मदद की है, और हम लोगों से झूठ बोला वो अलग। क्यों मुंह खोला तूने? तो करा था कुछ नहीं बताऊंगा, वादा किया था ना तूने। खून खोलता है मेरा। उसके 21वें जन्मदिन पर हमने बनवाया। सर बाइक मिल गई है, बोईसर स्टेशन के पार्किंग लॉट में पड़ी। क्यों 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 मारा मेरे उमेश को? गुस्सा था उमेश से। राशिद, आपका बेटा उसका मजाक उड़ाता था, जलील करता था उसे, वो सह नहीं पाया, उसने मार दिया उसे।
इसी घर में हमारे राशिद ने अपने ही दोस्त का कत्ल किया, बोटी बोटी कर दी उसकी। या अल्लाह। मम्मी, गलती तो हमारी ही है ना। जब जब राशिद जेल गया हम उसे छुड़ा कर ले आए जमानत पर। मम्मी, राशिद ऐसे ही खूनी नहीं बना, उसे खूनी बनाया है हमने। कत्ल और सबूतों को मिटाने के जुर्म में पुलिस ने राशिद और दानिश को आईपीसी की धारा 302, 201 और धारा 34 के तहत गिरफ्तार किया है। कत्ल में इस्तेमाल हुआ चॉपर पुलिस ने राशिद के घर से बरामद कर लिया। राशिद ने उमेश भोईर की लाश के ज्यादातर टुकड़े समंदर में फेंके थे, जो कभी किनारे पर आए ही नहीं, और कचरा डंप में फेंके गए कुछ टुकड़े भी पुलिस के हाथ कभी नहीं लग पाए। रुखसार के घर के पास से मिले कटे हुए हाथ किसके थे, इसका पता चलना अभी बाकी है। ऐसे केसेस में इन्वेस्टिगेशन काफी लंबी खिंच जाती है। उमेश का केस क्रैक होने में लगभग 7-8 महीने लग गए। इस केस की तहकीकात ने एक और मर्डर केस का पिटारा खोला, जो था मीनाक्षी लोखंडे मर्डर केस। इस केस की तहकीकात में भी पुलिस और फोरेंसिक टीम का काम सराहनीय था। मीनाक्षी दिगंबर माने के घर बिन बुलाए मेहमान की तरह पहुंच गई, लेकिन दिगंबर एक वक्त के बाद उसके साथ रिश्ता नहीं रखना चाहता था। लेकिन मीनाक्षी अपने लिए दिगंबर की बढ़ती हुई नफरत को महसूस नहीं कर पाई और उसे अपनी जान गंवानी पड़ी। दूसरी तरफ रुखसार उमेश के साथ किसी भी तरह का रोमांटिक रिश्ता नहीं रखना चाहती थी, लेकिन उमेश उसकी ना को सुन नहीं पाया और अपने दर्द को नशे में घोटकर पीने लगा। लेकिन इस दौरान उसने ये कभी नहीं सोचा कि रुखसार के ना मिलने के फ्रस्ट्रेशन को वो अपने दोस्त राशिद को जलील करके निकाल रहा है। इसमें कोई दो राय नहीं कि किसी भी किस्म के नशे की लत शरीर के साथ साथ इंसान के जमीर और आत्मसम्मान को भी खोखला कर देती है। पर इस केस की सबसे बड़ी सीख, किसी को भी टेकन फॉर ग्रांटेड नहीं लेना चाहिए और ना ही किसी को नीचा दिखाना चाहिए। 24 घंटे लगातार अगर किसी की रैगिंग की जाए, उसकी खिल्ली उड़ाई जाए, उसकी इंसल्ट की जाए, तो नतीजा अक्सर हिंसक और क्रूर हो सकता है। आपसे अब मुलाकात होगी अगले शुक्रवार को। याद रखें कि कल यानी कि 21 जून को क्राइम पेट्रोल सतर्क का एपिसोड टेलीकास्ट नहीं होगा। आपसे फिर मुलाकात होगी एक और नए केस के साथ। तब तक अपना ख्याल रखें, सुरक्षित रहें और याद रखें, किसी की निंदा करने में समय लो, पर प्रशंसा तुरंत करो। सही वक्त, सही कदम, सतर्क रहें। जय। इस तरह के और भी एपिसोड देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें।